अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज से हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ चैप्टर वाइज होगी, यानी कि हर चैप्टर के सेपरेटली मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो ये वीडियोस 9 क्लास स्टूडेंट्स के साथ साथ जो जॉब रिलेटेड टेस्ट हमारे होते हैं टीचिंग के लिए, जो एनटीएस कंडक्ट करता है लाइक पीएचटी, सीटी वगैरह, उसके साथ साथ एजुकेटर्स और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रियल नंबर्स को हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं और रेक्टेंगल फॉर्म में लिखने के बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करने का नाम मैट्रिक्स होता है। लाइक हमने एक तरतीब से नंबर्स को लिख दिया और तरतीब से लिखने के बाद उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी या मैट्रिक्स क्यों लिखी जाती है? मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। इससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रोज़ हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम रोज़ कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। सो हियर आर 2 रोज़ एंड 3 कॉलम। उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर है रोज़ बाय कॉलम। तो आप ये देखें, ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। लाइक इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1/3 है। मगर इन जनरल हमारे पास जो रो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर 1/n होता है। n नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, तो n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मगर रो हमेशा एक ही होगी। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की खूबी ये है कि इस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। यहाँ पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा, रोज़ की तादाद कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरह इसका ऑर्डर m/1 है। m चूँकि रो को शो करता है, तो ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मगर कॉलम हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह के एक रेक्टेंगल में तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती, इसी तरह जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होंगे, यानी कि रोज़ और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होगी। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। तो इन जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n, वेयर m एंड n आर नॉट इक्वल। m और n दोनों बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे। जिस तरह के एक स्क्वायर ज्योमेट्री में एक स्क्वायर शेप होती है उसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह यहाँ पर रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे। लाइक इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n होता है, यानी 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 और एनी अदर नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनमें तमाम एलिमेंट्स या तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम एलिमेंट या एंट्रीज़ कहते हैं। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और इसमें आने वाले तमाम नंबर्स जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे होंगे वो तमाम ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज देने का मतलब ये होगा कि आप उसकी रोज़ को इंटरचेंज करके कॉलम बना दें या उसके कॉलम्स को रोज़ बना लें। लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये फर्स्ट रो है 2 0, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह सेकंड रो है 1 - 2, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। एंड 3 5 जो थर्ड रो है वो भी कॉलम बन गया। तो अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। लाइक 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, मगर ट्रांसपोज देने के बाद जो मैट्रिक्स बन गई उसका ऑर्डर बन गया 2/3। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, यानी कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, रोज़ कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज़ बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है आपने उसका नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स लेना है, तो आपने उनके साइंस को चेंज कर लेना है। पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। लाइक अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ए है
तो सबसे पहले आपने ए के सामने भी माइनस लगाना है, लाइक अब माइनस ए लिख रहे हैं हम, जो कि एडिटिव इन्वर्स है गिवन मैट्रिक्स का या नेगेटिव है गिवन मैट्रिक्स का, तो अंदर भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में बन जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव में। ज़ीरो के साथ ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। लाइक कोई भी मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए सिमेट्रिक है। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 1 1 0, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखिए रो कॉलम में चेंज हो गया, वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि बी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए, आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव ए में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक माइनस का साइन, नेगेटिव साइन बाहर आ जाए, बाकी वही मैट्रिक्स बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन्स इस केस में आपको याद रखना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो हमारे पास इन फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स है 0 2 -2 0, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये रो 0 2 कॉलम बन गई, इसी तरह सेकंड रो -2 0 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप देखिए सी और सी ट्रांसपोज में क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर पहली रो का सेकंड एलिमेंट है 2 वो पॉजिटिव है, मगर सी ट्रांसपोज में सेकंड एलिमेंट नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पर -2 है, मगर सी ट्रांसपोज में वो प्लस हो गया है, यानी कि साइंस चेंज हो गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में। तो अब हमें सी मैट्रिक्स अगर दोबारा लानी हो तो हम इसमें से माइनस को बाहर लेके जाएंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से ये होगा कि अंदर साइंस दोबारा चेंज हो जाएंगे, -2 पॉजिटिव बन गया और +2 -2 बन गया। अब आप देखिए सी मैट्रिक्स और हमारे पास ये जो नई मैट्रिक्स आई है जिसे हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि सी ट्रांसपोज इक्वल टू -c आ गया, तो हमारे पास सी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आप समझ लें डायगोनल क्या होता है। हमारे पास ये एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये दोनों एंट्रीज, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। इसी तरह अगर हम 3 by 3 की बात करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये सारे डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं उसमें से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा और डायगोनल के ऊपर आने वाले एलिमेंट्स और नीचे आने वाले एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो होंगे। लाइक इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो डायगोनल पे जो एंट्रीज़ हैं 4 1 वो नॉन ज़ीरो हैं और ये डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट लिखे हैं 0 और नीचे भी 0 होने चाहिए, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह आप सेकंड मैट्रिक्स में देखें, डायगोनल एंट्रीज़ है -2 and 0। अब एक एलिमेंट यहाँ पर नॉन ज़ीरो है -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज़ हैं 0 2 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ सारी की सारी 0 हैं। यहाँ पर ये अपर ट्रायंगल जो बन रहा है ये भी 0 होना चाहिए और ये लोअर ट्रायंगल जो बन रहा है ये भी 0 होना चाहिए। इन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ सब के सब 0 होनी चाहिए और डायगोनल एंट्री की कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर यहाँ पर 2 की जगह 0 होता तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता, क्योंकि हमने बात की कि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जो कि नॉन ज़ीरो 1 मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मगर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर में फ़र्क ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इसके अलावा कोई एक एलिमेंट 0 भी हो सकता है, यानी कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा। मगर स्केलर मैट्रिक्स की ये खूबी होती है कि इसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम होंगे और तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो होंगे, यानी कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। मीन्स डायगोनल सिर्फ एक एलिमेंट पर कंसिस्ट करेगा और वो तमाम एलिमेंट सेम होंगे। लाइक आप देख सकते हैं हम 3 0 0 3 डायगोनल पर सेम एलिमेंट लिखे हैं 3 और सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। इसी तरह 3 by 3 मैट्रिक्स में डायगोनल पर एक ही एलिमेंट लिखा है -3 एंड -3। यहाँ पर यह बात आपने याद रखनी है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0
या 1 नहीं होंगे। अगर डायगोनल के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए तो फिर नल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क नहीं रहेगा, उस केस में हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो गए तो इसका एक नया नाम है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं। जिस तरह मैंने अभी बात की कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 बन जाए तो उसका नाम बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपके सामने 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स लिखी है, ये 1x1 की यूनिट मैट्रिक्स है और ये 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है। डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 होंगी। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैट्रिक्स को किसी भी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना ये थोड़ा सा चेंज प्रोसेस है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसे रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है और सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को देखें और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखें। तो आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लाइक यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा है A1 B1, तो A1 को आपने B1 से मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखना है। अब ये प्लेस देखें, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है A1 B2। इसी तरह ये प्लेस कौन सी है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आंसर इस जगह पर आएगा। याद रखना है कि रोज़ हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की होंगी और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के। इसी तरह अगर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का होगा। तो रो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम आपने सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, एग्जांपल हमने लिखी है। अब ये दो मैट्रिसेस हैं 2x2 के, दोनों का ऑर्डर सेम है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड अगर होता तो उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करते, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और आंसर आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही लिखना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। देन हमारे पास सेकंड रो की बारी आती है, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम और आंसर आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस पर लिखना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रो हम लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम हम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी या इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं जो कि कन्फॉर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप ये याद रख लें कि जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद सेम होनी चाहिए। यानी अगर इसको आसान किया जाए, आप ऑर्डर लिखें दोनों मैट्रिसेस का। पहली मैट्रिक्स अगर यहाँ पर देखें इसका ऑर्डर है 1/2 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो लास्ट ऑर्डर है, लास्ट एलिमेंट है कॉलम 2 और सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि रो को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। या आप ये देख सकते हैं कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में 2 एलिमेंट हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम है तो आंसर भी एक ही रो और एक ही कॉलम में आएगा। और जो आंसर आएगा उसमें कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर में फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी भी रोज हैं उतने रोज होंगे और सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं उतने कॉलम होंगे। तो आंसर में 1 रो और 1 कॉलम होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ 16। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं रो में फर्स्ट मैट्रिक्स में और 3 एलिमेंट्स हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चूंकि एक ही रो है फर्स्ट मैट्रिक्स में तो आंसर में भी हमारे पास 1 रो आएगी और 2 कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में तो आंसर में हमारे पास 2 कॉलम आएंगे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी और बी ए दोनों का आंसर लाजमी नहीं है कि इक्वल आ जाए। किसी केस में ये इक्वल आ भी सकता है, मगर इन जनरल फॉर ऑल मैट्रिसेस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने ये लिख लिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसको ऐसे हम शो करेंगे, ए के ऊपर -1 लगा देंगे, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमने पढ़ लिया, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है -a, यानी कि साइन अंदर चेंज कर दें, मगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अब हम इन दोनों को अलग-अलग पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू ABCD, तो उसका एडजॉइंट क्या आएगा, आप फर्स्ट और फोर्थ जो एंट्री है उसकी प्लेस को चेंज करें, उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करें, यानी कि D को फर्स्ट जगह पर ले आएँ और A को D की एंट्री पर ले जाएं, दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई, और सेकंड और जो थर्ड हमारे पास एंट्री है उनके साइन चेंज करें, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो ये आपके पास एडजॉइंट बन जाएगा। यानी अगर ABCD कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट होगा DA माइनस B माइनस C। इसी तरह डिटर्मिनेंट देख लें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट आपके पास एक नंबर होगा, अगर मैट्रिक्स रियल है तो रियल नंबर होगा, अगर मैट्रिक्स कम्प्लेक्स एंट्रीज पर कंसिस्ट करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपको बताता है कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आप देख लें कि डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए आपने फर्स्ट और फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, देन सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, लाइक AD माइनस BC या AD माइनस CB, एक ही बात है। तो इसका आंसर एक रियल नंबर आएगा। अब डिटर्मिनेंट हमें कैसे बताएगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप यहाँ पर A इन्वर्स में एडजॉइंट ऑफ A के बाद नीचे अगर 0 लगे डिटर्मिनेंट में, तो सम नंबर एनी नंबर ओवर 0 का आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 डिवाइड करें तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई दूसरा नंबर आ जाए। हमारे पास हर केस में 0 मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर इज़ 0। तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, सिंस एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल और इनडिटर्मिनेट। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि वो तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उन तमाम मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्सेस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब आप इस मैट्रिक्स में देखें कि 1 - 2 जो है वो एक ही एंट्री है, ये सेपरेट नंबर नहीं है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 1 - 2 तो हमारे पास आएगा -1 4 0, यानी कि इस मैट्रिक्स में एक रो है जबकि 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/3। ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिवन, आपको ये दोनों मैट्रिसेस गिवन हैं और ये भी गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं इसका मतलब है कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी, और हमें ए की वैल्यू बतानी है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर A + B इक्वल होगा -5 के और B इक्वल होगा 2 के। तो B = 2 को यूज़ करते हुए हम A की वैल्यू बता सकते हैं। अब आप देखें A + B = -5 है और B = 2 है। B की जगह 2 आप रिप्लेस करें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा A + 2 = -5। 2 को जब आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -5 - 2 बन जाएगा। सो A की वैल्यू आ गई -7। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर C बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम होती है। अब जब हम ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो वो रोज़ बाय कॉलम होता है, यानी कॉलम सेकंड प्लेस पे होता है। तो चूंकि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है तो उसमें सेकंड प्लेस पे 1 होगा। तो आप देख लें 1/n ये कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं है, जबकि B में है n/1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जो कि कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, मगर कॉलम हमेशा एक होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ है मगर एक कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। बी हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये एक 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देखें डायगोनल एंट्रीज में एक
नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 लिखा है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनती है? क्या ये डायगोनल है या स्केलर है या आइडेंटिटी है? ना तो ये स्केलर मैट्रिक्स है और ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल जो एलिमेंट हैं उनमें 2 एलिमेंट ज़ीरोज़ हैं जबकि एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज़। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में एक एलिमेंट लिखा है, मगर सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम है वहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पर कोई और एलिमेंट नहीं लिखा जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते। मतलब हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम होते, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स अगर इक्वल होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस केस में हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। चूँकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और रोज सेकंड मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए थे, जो कि सेम नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रो में जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं और कॉलम में सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, ये बनेगा 2x, y इंटू -1 2x - y, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, 2x - y। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0 देन x इज इक्वल टू। डिटर्मिनेंट के लिए हम ये 2 स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं मैट्रिक्स के इर्द गिर्द। तो आपको गिवन है कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो x क्या होगा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड किया। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, एंड सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे -14, और गिवन है कि ये 0 के इक्वल है। यहाँ से आप 14 को राइट साइड पे ले जाएं और 2 को डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर C है। क्वेश्चन नंबर 8, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज़। अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है। अगर सिर्फ इन्वर्स लिखा हो तो आपको ये समझना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट इसका देखें, डिटर्मिनेंट के लिए हमने फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करना होता है माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को, यानी कि 3 × 2 6 -5 × 1 इज़ 5, 6 - 5 इज़ 1। और एडजॉइंट को आप देख लें, एडजॉइंट में हम फर्स्ट और फोर्थ की प्लेस चेंज करते हैं, सेकंड और थर्ड का साइन चेंज करेंगे। तो चूंकि डिटर्मिनेंट 1 है तो ये सिर्फ एडजॉइंट ही आएगा, इसके इन्वर्स एडजॉइंट के ही इक्वल हो गए, क्योंकि जब आप 1 डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर के नीचे तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि ये करेक्ट एडजॉइंट को शो करता है, बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग है। तो इसका जो इन्वर्स है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए कोई भी मैट्रिक्स है और ए इन्वर्स उसका मैट्रिक्स है। जब हम किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 या आइडेंटिटी। अब इस केस में ए मैट्रिक्स और ए इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आएगी जिस भी ऑर्डर का ए है। अगर ए 2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है तो हमारे पास 1 0 0 1 आएगी। इसी तरह अगर 3 ऑर्डर का है तो 3/3 की गारंटी आ जाएगी, I3। तो हमारे पास इस केस में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ए टाइम्स ए इन्वर्स इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2/3 मैट्रिक्सेस। जब हम 2/3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो नई आने वाली मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया उसका ऑर्डर क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो, जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, रोज़ कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रोज़। तो 2/3 मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। हाँ, ट्रांसपोज के केस में आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी, उनका आप ट्रांसपोज लें तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, MCQs में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़
Z जो कि कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें हमने इस मैट्रिक्स को ऐड किया और हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई, तो Z की वैल्यू क्या होगी। अब हमने चूंकि एक मैट्रिक्स को ऐड किया, 2×2 की मैट्रिक्स होगी, तो आपने Z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हमने सॉल्व किया है, इसको चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो x + 3 = 5, इसका मतलब है कि हम 3 में क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 5 आ जाए। तो 3 में हम 2 ऐड करेंगे, आंसर 5 आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप 3 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 - 3 और x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम इस केस में भी करेंगे, इसको भी आप लीनियर इक्वेशन की तरह ले लें। तो आप इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेके जाएं तो इसके तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। लाइक हमारे पास यह आ जाएगा Z = दिस मैट्रिक्स 1 3 0 6, जो प्लस साइन था वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस द सेम मैट्रिक्स 2 - 1 3 4। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एवरी एंट्री जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी उसके सामने वाली एंट्री से। 1 - 2 एंड 3 माइनस टाइम्स माइनस इस प्लस 3 + 1, 0 - 3 6 - 4। इसका आप आंसर लिख लें -1 4 - 3 2। तो ये Z की वैल्यू है, यानी कि जब आप इस Z को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आपके पास ये राइट साइड वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने 11 MCQs को सॉल्व किया जो मैं समझता था कि इम्पॉर्टेंट है, या जो MCQs बन सकते थे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में से, वो हमने बना दिए। ये MCQs तमाम जो बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड चाहे वो KPK का हो, पंजाब का हो, फेडरल हो, तमाम के लिए ये MCQs इम्पॉर्टेंट है और सेम है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।